हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो है राजस्थान इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा राजस्थान के प्रमुख राजवंश, और इसी में आज हम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमारा आज का जो है कंटेंट होगा, हम जो है विस्तार से गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ेंगे। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, तो वहां से आप जुड़ जाना और आपको पीडीएफ वगैरह दे दी जाएगी। हम जो है इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको ईओआरओ का कोर्स चाहिए तो वो भी पार्ट बी के लिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर देना, आपको 249 में जो है पार्ट बी का कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश को हम शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है 6ठी से 12वीं शताब्दी तक हमारे जो है राजस्थान और गुजरात का जो मिक्स वाला एरिया था, जिसको हम गुजरात कहते हैं, वहां से जो उन्होंने शासन करना स्टार्ट किया था, और फिर इन्होंने जो है अपने शासन को विस्तारित किया था। तो ये हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश है। अग्निकुल के राजकुलों में सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध हमारे प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहलाए। आपने जो है चंद्रबरदाई का अग्निकुंड का सिद्धांत आपने जरूर सुना होगा, और इसमें हमें यह बताया जाता है कि जो 4 जो है वहां से जो उत्पन्न हुए थे, उस यज्ञ कुंड से 4 जो जाति उत्पन्न हुई थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसी में जो है प्रतिहार जो वंश ये पहले था और ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, और ये गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहलाई। और सबसे पहले हमें जो है गुर्जर जाति का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, तो बादामी के जो है चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय, इस इनका जो है एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख, इसमें हमें जो है गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। उत्तर पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन 6ठी से 12वीं सदी तक रहा। तो 6ठी से 12वीं सदी तक इनका शासनकाल रहा था। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार, इनके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी से 12वीं सदी तक आक्रमणकारियों के लिए, कौन से आक्रमणकारी, अरब आक्रमणकारी, इनके लिए बाधक का काम किया था। तो ये वाला जो एरिया है भारत का उत्तर पश्चिम वाला एरिया, यहीं से जो है आक्रांत हमारे आए थे, आक्रमणकारी आए थे, और इसी जगह पर जो है गुर्जर प्रतिहारों का शासन था। तो इस प्रकार गुर्जर प्रतिहारों ने जो है अरब आक्रमणकारियों को भारत में आने से इन्होंने रोका था। इस कारण जो है इनको द्वारपाल कहा जाता है। तो प्रतिहार का एक अन्य जो अर्थ भी निकल के आता है, द्वारपाल। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किसने किया था, तो गुर्जर प्रतिहारों ने किया था। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में उत्तर पश्चिमी भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई, जो गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा कहलाया। अब हम जो है उत्पत्ति को देखते हैं। कुछ यहाँ पर जो है आपको अभिलेखों के नाम याद रखने होंगे, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों की जो जानकारी होती है वो हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। हमारे जो साहित्यिक जो स्रोत हैं, जो लिखित जो साक्ष्य हैं, वो इसके संबंध में बहुत कम मिलते हैं। हालांकि मिलते भी हैं, जो हमें जो जैन साहित्यकार हैं उनके हमें कुछ जो है 2-3 ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जिनसे हमें गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो हमें इनके शिलालेखों से, अभिलेखों से हमें प्राप्त होती है। तो नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडा शिलालेख, इसमें जो है इन प्रतिहारों को क्या कहा गया है, गुर्जर कहा गया है। तो नीलकुंड, राधनपुर, देवली तथा करडा अभिलेख, ये आपको ध्यान रखने होंगे शिलालेखों का नाम, और इसी में जो हमें प्रतिहारों को क्या कहा गया है, गुर्जर कहा गया। अभी हम उत्पत्ति को नहीं देख रहे, अभी हम जो है उनके कुछ और बेसिक जानकारी ले रहे हैं। उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत आएंगे जो हम आगे देखेंगे। स्कंद पुराण के जो है पंच द्रविड़ों में भी जो है गुर्जरों का उल्लेख हमें मिलता है, और अरब यात्रियों ने जो है इन्हें जुर्ज कहा है। अल मसूदी जो हमारा जो है भारत आया था, किसके काल में आया था, वो हमारे भारत महिपाल प्रथम के काल में आया था। तो अल मसूदी ने जो है गुर्जर प्रतिहार को अल जुर्ज कहा है, और राजा को जो है बोरा कहा है। ठीक है, तो अल मसूदी ने जो है गुर्जर प्रतिहारों को अलजुर्ज और राजा को यहाँ पर उसने बोरा कहा था। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रतिहार और विशुद्ध क्षत्रिय कहा है। तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख हमें मध्य प्रदेश के सागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, तो इसमें हमें जो है नागभट्ट को राम का प्रतिहार और उसे जो है विशुद्ध क्षत्रिय कहा है। तो इन्हीं अभिलेखों के आधार पर हम निकालेंगे कि भाई इन गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। और राजशेखर
जो हमारे किसके काल में जो है दरबारी विद्वान थे, महेंद्र पाल के काल में दरबारी विद्वान थे। तो राजशेखर ने जो है कई ग्रंथ लिखे थे और आपको इन सभी ग्रंथों के आगे नाम भी याद रखने होंगे। तो राजशेखर ने अपने ग्रंथ, उनका एक ग्रंथ है काफी प्रसिद्ध है, विदसाल भंजिका, और इस ग्रंथ में जो है गुर्जर प्रतिहार नरेश महेंद्र पाल को तो उन्होंने रघुकुल तिलक व रघुकुल चूड़ामणि कहा है, तथा महिपाल प्रथम को जो है रघुकुल मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा है। तो विदसाल भंजिका में हमें जो महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल प्रथम की जो है उपाधियां भी देखने को मिलेगी। अगली बात करते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग की, जो हमारे हर्षवर्धन के काल में आया था, और हमारे जो है यहाँ पर गुर्जर, मैं बात करूं गुर्जर प्रतिहारों की जो एक महत्वपूर्ण राजधानी रही थी भीनमाल, जहां पर भी जो है हमारा चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने वर्णन में बेहतर प्रदेशों का जो है उसने उल्लेख किया है। और जब वे भीनमाल आया था, भीनमाल आज हम जो है हमारे जालोर में है, जिसको श्रीमाल वगैरह पहले कहा जाता था, तो भीनमाल आया तो उसने जो है बेहतर प्रदेशों में से एक कुचेलो बताया है, और इसकी जो राजधानी का नाम इसने जो है पीलो मोलो बताया है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। अगली हम बात करते हैं कि भाई प्रतिहारों का जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो अभाग्यवश प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के विषय में बड़ा मतभेद है, और इस संबंध में जो है निम्नलिखित मत यहाँ पर प्रतिपादित किए गए हैं। तो आपको ये सारे जो है मत याद रखने होंगे। ठीक है, कौन कौन से मत आते हैं उत्पत्ति के संबंध में। तो जो विदेशी होगा तो वो विदेशी यही कहेगा कि भाई ये विदेशियों की संतान है। तो इसमें जो हमारे स्मिथ आ जाते हैं, ब्यूलर आ जाते हैं, हर्नले आ जाते हैं, और कर्नल जेम्स टोड भी आ जाते हैं। आदि विद्वानों ने जो है प्रतिहारों को हूणों की संतान बताया है। तो यहाँ पर हूणों की संतान किसने बताया है, तो स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले आदि ने जो है विद्वानों ने प्रतिहारों को किसकी संतान बताया है, हूणों की संतान बताया है। और हमारे जो है कर्नल जेम्स टोड, इन्हें जो है जो इनकी उत्पत्ति है विदेशी जाति खज्जर से मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड तो जो है इनकी उत्पत्ति विदेशी जाति खज्जर से मानते हैं, जबकि हमारे स्मिथ, विसेंट स्मिथ, ब्यूलर और हर्नले ये जो है हमारे प्रतिहारों को हूणों की संतान बताते हैं। यहाँ पर हम बात करें भगवान लाल इंद्र जी की, तो इन्होंने जो है गुर्जरों को कुषाणों के समय में बाहरी प्रदेश से आया हुआ माना है। तो भगवान लाल इंद्र जी ने भी जो है हमारे प्रतिहारों को क्या माना है, विदेशी माना है। और बम्बई गजेटियर, इसमें भी जो है गुर्जरों को विदेशी माना है, और गुजरातरा में जो है बसने के कारण ये गुर्जर इनको माना है। तो बम्बई गजेटियर में भी जो है गुर्जरों को विदेशी माना गया है। अगले हमारी बात करते हैं कैनेडी महोदय की, इन्होंने जो है प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया है, और उनके मत का प्रमुख आधार था, यानी किस आधार पर इन्होंने जो है प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताया है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि भाई ईरानियों के भांति जो है हमारे कुछ प्रतिहार सूर्योपासक थे। प्रतिहार नरेश क्या थे, सूर्योपासक, यानी जो सूर्य की पूजा वगैरह करते थे। तो परंतु ये जो मत है उनका कि भाई ईरानियों के भांति ये जो हमारे कुछ प्रतिहार नरेश सूर्योपासक थे, ये इनका मत नितांत असंगत है। इसलिए असंगत है क्योंकि सूर्योपासना न केवल ईरान की पूजा पद्धति थी, और न ही सारे प्रतिहार जो नरेश सूर्योपासक थे। मतलब इनका जो है ये मत है, इसलिए खंडन किया जाता है, क्योंकि जो है सूर्योपासना ने मतलब ईरान की केवल पूजा पद्धति नहीं थी, हमारे भारत में भी जो है सूर्योपासना पूजा पद्धति थी, और हमारे जो है सारे नरेश जो है प्रतिहार नरेश वो सूर्योपासक नहीं थे। ठीक है, तो ये जो है कैनेडी महोदय का जो मत है ईरानी मूल वाला, इसको जो है खंडन कर दिया जाता है। अगली हम बात करें कनिंगम महोदय की, तो इनके अनुसार जो है प्रतिहार जो है ये शक और यूचियों के संतान थे, शक जाति और यूचियों के संतान थे, परंतु ये भी जो है मूलतः अनुमान पर निर्भर है। ये भी अपना कोई आधार नहीं बताता है कि भाई इस आधार पर ये शक और यूचियों के संतान थे वगैरह वगैरह, जिस प्रकार कैनेडी महोदय ने अपना आधार बताया था, लेकिन उनका आधार को जो है क्या माना गया, असंगत माना गया। अगली मैं बात करूं भंडारकर महोदय की, तो इन्होंने जो है गुर्जर प्रतिहारों को गुर्जर की संतान माना है। किसके संतान माना है, गुर्जर प्रतिहार को गुर्जर की संतान माना। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार ये दोनों कभी कभी अलग शब्द भी आएंगे, कभी जो है एक साथ में भी ये शब्द आएंगे। तो यहाँ पर भंडारकर महोदय ने जो है गुर्जर प्रतिहार को गुर्जर की संतान माना है, क्योंकि वह गुर्जरों को विदेशी मानता। आपको भंडारकर महोदय का शायद पता होगा, ये गुर्जरों को क्या मानते हैं, विदेशी मानते हैं। अंत उनकी जो है दृष्टि में गुर्जर प्रतिहार भी विदेशी है। भंडारकर जी जो है अन्य जो भी राजपूत हैं उनको तो ये मानते हैं देसी, लेकिन जो है गुर्जरों को ये हमारे विदेशी मानते हैं भंडारकर जी। अंत उनकी दृष्टि में जो है गुर्जर प्रतिहार भी विदेशी है। जब भाई गुर्जर प्रतिहार गुर्जर की संतान माना है और गुर्जर जो है विदेशी है, तो इस प्रकार गुर्जर प्रतिहार भी जो है विदेशी हो जाएंगे। तो ऐसा हमारे भंडारकर महोदय का कहना है। अगली बात आती है BN पुरी की, और ये जो है विद्वान ये गुर्जरों को विदेशी नहीं मानते। आगे जो आएंगे डॉक्टर GH ओझा वगैरह, ये हमारे जो है इन गुर्जर प्रतिहारों को क्या मानेंगे, हमारे देसी मानेंगे। तो BN पुरी जो है ये विद्वान
विद्वान गुर्जरों को विदेशी नहीं मानते हैं, तथा इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि कभी कभी ब्राह्मण को भी जो है गुर्जर शब्द से पुकारा गया है। और गुर्जर जो है भारतीय थे और राजपुताना के किसी भाग में रहते थे। कालांतर में इन्होंने जो है विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। तो गुर्जरातरा वाला जो भाग आपको देखने को मिलेगा, जो ये हमारा राजस्थान है, और राजस्थान से इधर जो दक्षिण पश्चिम में जो सटा हुआ हमारा राज्य है, वो हमारा राज्य कौन सा है? राज्य हमारा गुजरात है। तो यहाँ पर जो है इनका जो मिलन वाला एरिया, इसको यहाँ पर गुजरातरा कहा जाता है। तो BN पुरी का यही कहना है कि जो ब्राह्मण लोग हैं इनको भी जो गुर्जर शब्द से पुकारा गया है, और गुर्जर हमारे भारतीय थे और ये राजपुताना के इस भाग में रहते थे, और फिर जो इन्होंने विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। ऐसा जो है BN पुरी का यहाँ पर कहना है। अगली हम बात करें डॉक्टर GH ओझा। तो ये आपको पता है कि ये सभी को जो है देसी मानते हैं, और यहाँ पर जो है ये गुर्जर प्रत्याहारों को इन्होंने क्या कहा है? देसी क्षत्रिय इन्होंने कहा है। अगली मैं बात करूं मिहिर भोज की, जो ग्वालियर प्रशस्ति है, तो इसमें जो है इसके अनुसार गुर्जर प्रत्याहार हमारे किसके वंशज थे? तो लक्ष्मण के वंशज थे। अभी आपको पता है कि काफी दिनों पहले जो है ये मिहिर भोज को लेकर के काफी एक तरीके से बवाल हो गया था। तो ये हम इसको यहाँ पर नहीं देखेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये मिहिर भोज से संबंधित था। ये लक्ष्मण वंश या फिर ये गुर्जर है या राजपूत हैं, ऐसा मतलब ऐसा लेकर के कुछ बवाल यहाँ पर हुआ था। तो कुछ जो है जिन ग्रंथों में जो ये कहा गया है कि भाई ये गुर्जर हैं, तो उन्होंने उन ग्रंथों का सहारा लिया, और राजपूत उन ग्रंथों का सहारा लिया जिसमें जो है इनको राजपूत माना है। तो अब हमें उनसे क्या लेना? हमें जो इतिहास में जो लिखा हुआ है वो हमें ध्यान रखना, हमें पक्ष और विपक्ष दोनों यहाँ पर ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अनुसार गुर्जर प्रत्याहार लक्ष्मण के वंशज थे। और कर्नल जेम्स टोड ने, मैंने आपको बताया था, इन्होंने जो है विदेशी जाति खज्जर से जो है इनकी उत्पत्ति मानते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है उत्पत्ति के संबंध में। अगली हमारी बात आती है प्रतिहारों के मूल निवास को लेकर के, कि भाई जो प्रतिहार हैं ये इनका मूल निवास आखिर था कहां पर, यानी ये कहां पर रहते थे, और फिर इन्होंने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। क्योंकि ये जो है देखो मंडोर से इन्होंने स्टार्ट किया था, और कन्नौज जो इतनी बड़ी हमारे जो देश की राजधानी है उस समय की, जो मैं बात करूं काफी ज्यादा प्रसिद्ध जो जगह थी, काफी ज्यादा प्रसिद्ध जो राजधानी थी, जो बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानी रह चुकी थी, इन्होंने जो है वहां पर अपना अधिकार कर लिया। उस पर अधिकार करना मतलब एक तरीके से पूरे भारत पर ही अधिकार कर लेना। तो ये आप देख सकते हो, ये देखो किसी जमाने में हमारा गुर्जर प्रतिहारों को इतना यहाँ पर था, उत्तरी भारत पर संपूर्ण उनका जो है शासन था। इन्होंने धर्मपाल तक को पराजित किया था, ठीक है, धर्मपाल तक को इन्होंने पराजित किया था, हालांकि राष्ट्रकूटों से थोड़ा सा ये नीचे रहे थे। तो गुर्जर प्रतिहारों ने इतना अपना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो यहाँ पर इनका मूल निवास को लेकर के आज भी जो है कई सारे विद्वानों में मतभेद हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो हमें जो है कुछ प्राचीन जो भी ग्रंथ है, प्राचीन साक्ष्य, उनका सहारा लेकर के हम बताएंगे आपको कि भाई इन प्रतिहारों का मूल निवास कहाँ पर था और कहाँ से जो है उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इन साम्राज्य के संबंध में। यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा जो स्रोत है, अगर इतिहास की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास यात्री वृत्तांतों का काफी ज्यादा बड़ा स्रोत रहता है। क्योंकि जब यात्री वृत्तांत आते हैं तो अपना जो है एक तरीके से अपनी डायरी लेकर के चलते हैं और जहां भी जाते हैं वो लिखते हैं, और ना तो वो उस राज्य के बारे में जानते हैं, तो इस प्रकार वो उन शासकों के बारे में बढ़ चढ़कर भी नहीं लिख सकते, फालतू में झूठी प्रशंसा नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे जो है जो दरबारी विद्वान है इन्होंने किया है। ठीक है जी, युद्ध में भले ही हारा हो तो भी जो है उसको ऐसे लिखेंगे हमारे चारण वगैरह कि ऐसा लगेगा भाई हाँ इस राजा ने युद्ध जीता है। तो ऐसा हमारे यात्री जो थे वो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उनका जो है किसी विशेष राजा से संबंध नहीं रहा था। हाँ, जिस राजा ने जो है इनको संरक्षण प्रदान किया था तो उसके संबंध में कुछ अच्छा लिख सकते थे, लेकिन जिसने जो है संरक्षण नहीं प्रदान किया था तो उनके बारे में जो एकदम सही जानकारी होंगी वही लिखेंगे। तो हवेनसांग भी जो है आते हैं, इनके जो एक ग्रंथ है महत्वपूर्ण सीयू की, जहां से हमें कई सारी जानकारी मिलती है, और हवेनसांग के बारे में बताया जाता है कि ये नीति का पंडित है, यात्रियों का राजकुमार है, और हर्षवर्धन के काल में हमारा आया था, और ये इसने जो है मैं बात करूं तो बेहतर प्रदेशों का जो है इसने भ्रमण किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय से इसने जो है शिक्षा ग्रहण की थी। तो ये बात आती है हवेनसांग के बारे में। तो हवेनसांग ने एक जो है कुचेलो, ये जो प्रदेश है इस प्रदेश का इसने जो है वर्णन किया है, और इसका जो समीकरण बैठाया जाता है कि भाई ये जो है कुचेलो जो शब्द है इसलिए जो है इसने जो है गुर्जर प्रदेश से जो है उसको संबोधित करके ही उसने कुचेलो शब्द का यूज किया है। अगली मैं बात करूं कुछ विद्वानों के अनुसार जो है इसी प्रदेश की जो है भीलमल नगरी
उसमें जो है गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी सत्ता प्रारंभ की थी। और इसका सबसे बड़ी जो हमें जानकारी मिलती है वो भीलमलकाचार्य का ग्रंथ ब्रह्म स्फुट सिद्धांत से हमें मिलता है। इसमें जो है भीलमल का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और इस घटना की जो तिथि है, यानी कि भाई इस गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी जो सत्ता का प्रारंभ किया था भीलमल नगरी से, तो इसकी तिथि मानी जाती है 628 ईस्वी। अंत अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तिथि के पश्चात ही प्रतिहारों ने भीलमल में अपनी सत्ता जमाई होगी, क्योंकि जो है सर्वप्रथम हमारे मंडोर के प्रतिहार आते हैं, उसके बाद जो हमारा नागभट्ट प्रथम आएगा जो आगे चल करके मेड़ता को अपनी राजधानी बनाएगा, फिर जो है भीनमाल को राजधानी बनाएगा, फिर उज्जैन को बनाएगा, ठीक है, ऐसे करके फिर कन्नौज हमारी राजधानी हो जाएगी आगे चल करके। तो ये जो है इन्होंने जो अपना जो स्टार्ट किया था, अपना जो सत्ता उन्होंने स्टार्ट करी थी, सत्ता जमाई थी, तो 628 से जो है उनकी शुरुआत मानी जाती है। और इस तिथि के पश्चात ही जो है प्रतिहारों ने भीलमल में अपनी सत्ता जमाई होगी। तो अभी जो है हमारे पास दो मूल निवास आ गए हैं, एक तो गुर्जर प्रदेश आ गया है और इसको जो है हवेंसांग ने कूच चैलो कहा है, और उसके बाद भीलमलकाचार्य का हमारे पास ग्रंथ आ गया है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। इसमें जो है भीलमल का उल्लेख मिलता है और इसमें हमें पता चलता है कि भाई इन्होंने जो सत्ता यहाँ से स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगले मैं बात करूँ तो अगले हमारे जो है महत्वपूर्ण दो शिलालेख आएंगे जो बाउक और ककुक के समय लिखाए जाएंगे, जोधपुर और घटियाला शिलालेख 837 ईस्वी का और एक 861 विक्रम संवत का। तो ये जो शिलालेख है हमारे 861 ईस्वी का, तो इनसे हमें जो है ये पता लगता है कि भाई जो गुर्जर प्रतिहार है इनका मूल निवास स्थान गुजरात था, और ये एक राजस्थान का भाग था जो गुजरात से थोड़ा सा सटा हुआ था। तो इनका जो है मूल निवास स्थान ये माना जाता है किन शिलालेखों के आधार पर, तो जोधपुर जो 837 ईस्वी का शिलालेख है और घटियाला शिलालेख जो हमारा 861 ईस्वी का है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली मैं बात करता हूँ H.C. रे। इनके अनुसार जो है हमारे गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभ केंद्र जो है मांडवीयपुर था, जो आज हम उसको मंडोर कहते हैं। अगली बात करें तो अधिकांश जो विद्वान हैं ये भी मानते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र कौन सा है, अवंती अथवा उज्जैन था। और ऐसा वो इसलिए मानते हैं क्योंकि जो हमारे जैन ग्रंथ है हरिवंश पुराण जो जिनसेन सूर्य के द्वारा लिखा गया है, जो वत्सराज के समय दरबारी विद्वान थे, तो हरिवंश पुराण में जो हमें प्रतिहार नरेश वत्सराज इसको जो है अंति भूपत कहा गया है, यानी अवंती का राजा जो है इसको कहा गया है। लेकिन आपको बात आगे पता चलेगी कि भाई वत्सराज जो था हमारा वो नागभट्ट प्रथम के बाद आता है, और नागभट्ट प्रथम जो है उज्जैन पर अपना उज्जैन को अपनी राजधानी बना लेता है। तो इस प्रकार वत्सराज के समय में जो है जितने भी अब यहाँ पर दरबारी विद्वान होंगे वो उज्जैन में रहेंगे, तो इस प्रकार वत्सराज को भी अंति भूपति मानेंगे, यानी अवंती का राजा ही मानेंगे। तो इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि प्रतिहारों का जो है स्थान, जो प्रतिहारों ने अपना जो सत्ता जमाई थी सर्वप्रथम वो उज्जैन में जमाई थी, नहीं, ऐसा हम यहाँ पर नहीं कह सकते। तो ये तो बात पहले ही खंडन हो जाती है। हमें जो है सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो मत लगता है और जो सटीक मत लगता है वो हमें H.C. रे का लगता है, जो ये कहते हैं कि इन प्रतिहारों की सत्ता का जो प्रारंभिक केंद्र था वो मांडवीयपुर मंडोर था। और हम भीलमलकाचार्य का ग्रंथ भी मान सकते हैं कि भाई भीलमल नगरी से जो इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि नागभट्ट प्रथम जो है, हालांकि जो हमें जो असली में जो गुर्जर प्रतिहारों की मैं बात करूंगा ना, जो नागभट्ट प्रथम जो आगे आएंगे मिहिर बोझ, ये इनका जो ये शाखा स्टार्ट होगी ना वो भीनमाल से ही उत्पन्न होगी। ठीक है, वो मंडोर के प्रतिहार नहीं कहलाएंगे, वो भीनमाल के प्रतिहार कहलाएंगे। वो ऐसा क्यों कहलाएंगे आगे ये हमारी जानकारी आएगी। और उसके बाद में बात करूं हवेंसांग, इनका भी जो है काफी मत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी मतों से हमें क्या पता चलता है कि भाई प्रतिहारों का जो मूल निवास था वो गुजरात रही था, इसमें जो मंडोर एक एरिया था और मंडोर से इन्होंने अपनी शासन स्टार्ट किया था, फिर आगे चलकर भीनमाल उज्जैन वगैरह इनको जो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। अगली मैं बात करूं राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष, इनका जो है संजन ताम्रपत्र ये मिलता हमें, और इसका कथन ये है कि उसके पूर्वज तंत्र दुर्ग यानी जो दंती दुर्ग है ये एक महान यज्ञ किया था और हिरण्य गर्भ यज्ञ इसने किया था, और इस अवसर पर जो है उसमें गुर्जर राजा को उज्जैन में उसने प्रतिहार द्वारपाल बनाया था। तो मैंने आपको बताया था इनको द्वारपाल भी कहा जाता है, और प्रतिहार का जो अर्थ ही होता है वो द्वारपाल ही होता है। अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का रूप में कार्य किया था इन्होंने उत्तर पश्चिमी एरिया में। और साथ में मैं बात करूं तो दंती दुर्ग एक यज्ञ कराएगा हमारा हिरण्य गर्भ यज्ञ, जो नागभट्ट प्रथम के समय कराता है, और इस अवसर पर जो है नागभट्ट प्रथम को जो है वो द्वारपाल बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके संबंध में
एक दूसरी भी कहानी आती है कि भाई नागभट्ट प्रथम ने जो है ये यज्ञ कराया था और दंती दुर्ग को जो है यहाँ पर उसने जो है आमंत्रित किया था और फिर जो है ककुस्त और जो दंती दुर्ग की पुत्री है उसकी जो है प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। ये भी एक ग्रंथ है जो ऐसा कहते हैं, लेकिन जो संजन ताम्रपत्र है ना ये कहता है कि जो दंती दुर्ग ने ये यज्ञ कराया था और जब दंती दुर्ग ने ये हिरण्यगर्भ यज्ञ कराया था तो इस अवसर पर जो है उसने गुर्जर राजा को उज्जैन में जो है प्रतिहार बनाया था। और उस समय आपको पता है कि उज्जैन के शासक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम रहेंगे, जो हमें आगे आप बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रतिहारों का मूल निवास के संबंध में आपको इतने सारे मत यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। अगली हमारी बात आती है मोणोत नैरसी की। ये क्या कहते हैं, तो ये जो है ये मानते हैं कि भाई जो गुर्जर प्रतिहार है इनकी 26 शाखाएं हैं और इन 26 शाखाओं का जो है मोणोत नैरसी अपने ग्रंथ में वर्णन करते हैं। और इसमें जो है ये शाखा कौन कौन सी बताते हैं, तो मंडोर शाखा बताते हैं, जालोर शाखा, राजौरगढ़, कन्नौज, उज्जैन, भड़ोंज, ये जो है गुर्जर प्रतिहार ये बताते हैं। और ये जो प्रसिद्ध जो शाखाएं ये हमारी इतनी प्रसिद्ध शाखाएं, अन्य जो शाखाएं इतनी प्रसिद्ध नहीं थी और इतिहास में वो धूमिल हो गई थी। तो इस प्रकार मोणोत नैरसी ने जो है गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं के यहाँ पर वर्णन किया था। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसमें जो है महत्वपूर्ण जो हमारी शाखाएं कौन कौन सी है, तो मंडोर शाखा, जालोर शाखा जो भीनमाल जालोर की मानी जाती है, राजौरगढ़ शाखा और कन्नौज और फिर उज्जैन की शाखा, भड़ोंज की शाखा, वन्य भड़ोंज के गुर्जर प्रतिहार ये ज्यादा काफी प्रसिद्ध रहे थे इतिहास में। यहाँ पर जब हम कौन कौन से गुर्जर प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे, तो मंडोर के प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे, भीनमाल जालोर के बाद से जो स्टार्ट शाखा हुई थी उसको पढ़ेंगे, लेकिन वो जो आगे जाकर के जो है उज्जैन और कन्नौज वहां पर मिल जाएगी शाखा। और यहाँ पर जो हम राजौरगढ़ के प्रतिहारों को भी पढ़ेंगे और भड़ोंज के गुर्जर प्रतिहारों को भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतने हम जो है गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मोणोत नैरसी वाला आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने जो गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं के यहाँ पर वर्णन किया है, तो 26 शाखाओं का जो इन्होंने वर्णन यहाँ पर किया है। अब यहाँ पर जो हम स्टार्ट करते हैं मंडोर के प्रतिहारों के बारे में। तो देखिए मंडोर के प्रतिहार की हम बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन और जो महत्वपूर्ण जो है वो मंडोर के प्रतिहार थे। और इनकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो जोधपुर का शिलालेख जो 837 ईस्वी का है और घटियाला शिलालेख जो 861 ईस्वी का है। इन शिलालेखों के अनुसार जो है हरिश्चंद्र जो नामक एक ब्राह्मण था और इसकी 2 पत्नियां थी। एक तो ब्राह्मण पत्नी थी और दूसरी हमारी क्षत्रिय पत्नी थी। और क्षत्रिय जो पत्नी थी उसका नाम भद्रा था। ब्राह्मणी पत्नी से जो उत्पन्न जो संतान हुई थी वो ब्राह्मण प्रतिहार कहलाए और जो सत्राणी जो भद्रा थी उससे जो उत्पन्न जो संतान हुए थे वो क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। और भद्रा के जो है 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे, कौन कौन से, भोगभट, कक, रजिल और दे। आगे चलकर के जो है रजिल यहाँ पर शासक बनेगा, हरिश्चंद्र का उत्तराधिकारी बनेगा। तो ये जो है 4 उसके जो क्या हुए थे पुत्र उत्पन्न हुए थे भद्रा से, मतलब हरिश्चंद्र के जो 4 पुत्र थे, भद्रा से 4 पुत्र थे, भोगभट, कक, रजिल और दे। और इन चारों ने मिलकर जो है मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी। वैसे जो है रजिल यहाँ पर तीसरा पुत्र था हरिश्चंद्र का, लेकिन फिर भी जो है मंडोर की वंशावली इससे यहाँ पर प्रारंभ होती है। और हरिश्चंद्र का जो समय था वो 6ठी शताब्दी के आसपास का था। लगभग 600 वर्षों में, यानी 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक अपने 600 वर्षों में अपने शासनकाल में मंडोर के प्रतिहारों ने सांस्कृतिक परंपरा को निभाकर अपने उदांत स्वतंत्री प्रेम और शौर्य से उज्जवल कीर्ति को यहाँ पर अर्जित किया है। तो गुर्जर प्रतिहारों के इतिहास में एक बहुत बड़ा अपना नाम है। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं मंडोर के कुछ प्रतिहारों के बारे में। देखिए कि यहाँ पर शाखा कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। यानी सर्वप्रथम जो है हरिश्चंद्र को इन प्रतिहारों का, गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष माना जाता है, मूल पुरुष माना जाता है। जो प्रतिहार है इनका जो शासन यहाँ से स्टार्ट होता है हरिश्चंद्र से। पहला जो इनका राजा था वो हरिश्चंद्र था। उसके बाद जो है इस हरिश्चंद्र का पुत्र रजिल यहाँ पर शासक बनेगा मंडोर का। उसके बाद जो है नरभट्ट बनेगा और फिर नरभट्ट का बेटा जो है नागभट्ट यहाँ पर प्रथम बनेगा। और नरभट्ट की मैं बात करूं, राजिल जो था, रजिल इसकी उपाधि राजा थी। रजिल की उपाधि हम देखेंगे यहाँ पर राजा थी और ये जो उपाधि उसको नरहरि ब्राह्मण ने दी थी। और रजिल के बाद जो शासक यहाँ पर बनेगा नरभट्ट बनेगा। और उसके बाद राजिल का पोता जो हमारा नागभट्ट प्रथम आएगा, जो काफी शक्तिशाली होगा, प्रथम शक्तिशाली यहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासक होगा। और इसके बाद जो है यहाँ पर 2 शाखाएं स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नागभट्ट जो प्रथम है फिर यहाँ से जो है मंडोर से हट करके कहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पर जो है वो भीनमाल चला जाएगा, मेड़ता से होकर के भीनमाल यहाँ पर चला जाएगा। तो उसके बाद जो आगे की जो नागभट्ट प्रथम की जितने भी
आगे उत्तराधिकारी आएंगे वो यहाँ पर आएंगे, यानी उसके बाद जो है वो भीनमाल से जुड़े हुए माने जाएंगे, जिसमें जो है नागभट्ट प्रथम, ककुस्त, देवराज, वत्सराज आगे जो ऐसे यहाँ पर शासक करके आगे यहाँ पर आते जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है मंडोर की जो शाखा यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो नागभट्ट प्रथम अगर वो भीनमाल चला जाएगा तो वहां पर जो है मंडोर में शासक हमारा कौन बचेगा, इसी का शायद पूर्वज होगा या फिर इसी का मैं बात कर सकता हूँ कोई भाई बंधु होगा जो तात होगा। तो तात से जो है वापस यहाँ पर मंडोर की जो शाखा स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नागभट्ट जो प्रथम है वो भीनमाल यहाँ से चला जाता है और वहां से जो है भीनमाल की शाखा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है नागभट्ट प्रथम से। लेकिन मंडोर की मैं बात करूं नागभट्ट प्रथम के भीनमाल चले जाने के बाद यहाँ पर तात जो है यहाँ पर रहता है, और तात से जो है फिर मंडोर के प्रतिहारों की शाखा स्टार्ट होती है, जिसमें तात आता है, फिर भोज आता है, फिर यशोवर्धन आता है, फिर सिलुक आता है, फिर कक आता है, फिर बाउक आता है, फिर ककुक आता है। इसमें हमें जो है बाउक और ककुक के बारे में यहाँ पर पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा, क्योंकि बाउक और ककुक जो हैं इनकी मैं बात करूं, इनके काल में दो महत्वपूर्ण शिलालेख लिखाए गए थे। बाउक के काल में तो 837 ईस्वी का जोधपुर का शिलालेख, और ककुक के काल में जो है घटियाला का शिलालेख लिखाया गया था। इसकी वजह से हमारे लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण जो मंडोर के प्रतिहारों में हो जाते हैं वो बाउक और ककुक का हो जाता है। उसके बाद हम मंडोर के प्रतिहारों को छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर मंडोर के प्रतिहारों में एक नाम आएगा इंदा प्रतिहार का। इंदा प्रतिहार का नाम क्यों आएगा, क्योंकि इंदा प्रतिहार का जो है एक तरीके से बात करूं युद्ध होगा या झड़प होगा चूड़ा से होगा, जो राजा विरमदेव का पुत्र होगा, जो राठौड़ होगा चूड़ा। तो ये जो है चूड़ा क्या करेगा, चूड़ा जो मैं बात करूं तो चूड़ा जो है इंदा प्रतिहार से पता नहीं युद्ध करेगा या थोड़ी सी बहुत झड़प होगी, और इस युद्ध में जो है हमारे इंदा प्रतिहार जो है सामंत बन जाएगा किसका, चूड़ा का। ठीक है, और चूड़ा के अंडर में रहकर फिर जो है इंदा प्रतिहार यहाँ पर शासन करेगा। लेकिन आगे चलकर जो है इंदा प्रतिहार अपनी पुत्री जो लीला देवी होगी उसका जो विवाह है वो किससे कर देगा, चूड़ा से कर देगा। तो चूड़ा से जो है लीला देवी का विवाह कर देगा और चूड़ा को जो है अपने दहेज में दे देगा मंडोर। तो उसके बाद जो है राठौड़ों की जो राजधानी हो जाएगी मंडोर, और उसके बाद हमारे जो प्रतिहारों का वह मंडोर प्रतिहार शाखा खत्म हो जाएगी, और इंदा जो प्रतिहार है वो उसका सामंत बनकर रह जाएगा। जो मंडोर के पास कोई छोटा मोटा एरिया होगा वहां से जो है वो शासन वहां पर करेगा इंदा प्रतिहार। उसके बाद जो हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, मतलब मंडोर के प्रतिहारों के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, और ये घटना लगभग 13वीं शताब्दी में होगी। तो इंदा प्रतिहार को हम मान सकते हैं कि भाई लास्ट यहाँ पर शासक रहा होगा। और उसके बाद हम जो हमारी शाखा जो महत्वपूर्ण जो शाखा हो जाती है गुर्जर प्रतिहारों में, जो महत्वपूर्ण शासक हो जाते हैं वो हमारे भीनमाल के शासक हो जाता है, क्योंकि भीनमाल के बाद जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बड़े बड़े जो शासक आएंगे जो भीनमाल शाखा से संबंध होंगे, जो कन्नौज तक के एरिया को अपने अंडर में लेंगे, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाएंगे। तो मिहिर भोज हो गए, भोज द्वितीय हो गए, महेंद्रपाल, महिपाल, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं वो भीनमाल शाखा से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मंडोर के प्रतिहारों को भी याद रख लीजिए। देखिए हरिश्चंद्र, राजिल, नरभट्ट, नागभट्ट प्रथम के बाद मंडोर के आ जाते हैं तात, भोज, यशोवर्धन, सिलुक, कक, बाउक और ककुक आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लिए राजिल के बारे में कुछ जानकारी याद कर लीजिए कि राजिल जो था इसकी उपाधि राजा थी, और ये उपाधि जो है इसको नरहरि ब्राह्मण ने दी थी। उसके बाद हमारे नरभट्ट आते हैं, और इनके लिए जो हैनसांग ने, यानी इसके काल में जो हमारा हैनसांग यहाँ पर आता है, कहाँ पर भीनमाल में आता है, या और जो नरभट्ट के लिए जो है हमारा हैनसांग पेलोपोलिस शब्द का यूज करता है, पेलोपोलिस शब्द का। और जो गुर्जरात्रा जो एरिया था, जो गुर्जर प्रदेश था, उसके लिए जो उसने कुचेलो शब्द का यूज किया था, और पीलो मोलो जो है उसने जो भीनमाल के लिए यूज किया था। लेकिन वो जो इसने यूज किया था वो नागभट्ट प्रथम के संबंध में ध्यान रख रहे, वहां पर जो उसने यूज किया था। और नरभट्ट के लिए जो हैनसांग ने पेलोपोलिस शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया था, और जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली। क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है शक्तिशाली। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हमारे शासक आएंगे नागभट्ट प्रथम, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार हमारे जो शासकों का कुछ होगा तो यह हम विस्तार से देखेंगे, तो ये हमारा कंटेंट होगा आगे। तो यहाँ पर जो है नागभट्ट प्रथम जो इस शाखा का नागभट्ट प्रथम जो रजिल का पोता होगा, नरभट्ट का बेटा होगा, और ये बड़ा प्रतापी शासक था। उसने देखा कि मंडोर में जो है प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित किया, जो मंडोर से लगभग 60 मील दूरी पर है। यानी जोधपुर नागौर में है हमारा मेड़ता, जब आप अजमेर जाते हो तो बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है मेड़ता यहाँ पर आता है। तो उसके बाद जो हमारे जो नागभट्ट प्रथम है वो भीनमाल की शाखा स्टार्ट होगी। तो भीनमाल जो शाखा जो है उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे नागभट्ट प्रथम से शुरुआत करके। ठीक है, तो यह इस प्रकार हमारा यहाँ पर कंटेंट होगा। अभी हम जो है नागभट्ट प्रथम को ड्रॉप करते हैं। उससे पहले हम जो मंडोर के प्रतिहार जो थे उसमें कुछ और महत्वपूर्ण शासक आते हैं, जिसमें हमारे बाउक आते हैं, ककुक आते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। बाउक की हम बात करें तो इसने 837 ईस्वी में जो है जोधपुर प्रशस्ति, तो
837 ईस्वी की जो है जोधपुर प्रशस्ति में अपने वंश का जो है वर्णन अंकित कराकर मंडोर के एक विष्णु मंदिर में उसने लगवाया था। तो 837 ईस्वी की जोधपुर प्रशस्ति हमें जो है बाऊ के काल की हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें जो है ककुक आता है, और बाऊ के बाद उसका भाई ककुक जो है, बाऊ का भाई होता है हमारा ककुक, ये जो है मंडोर के प्रत्यारों का नेता बनता है। तो ककुक ने हमारे जो है 861 ईस्वी होगा, यहाँ पर विक्रम संवत नहीं होगा, ठीक है। 861 ईस्वी में इसने जो है 2 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए थे, जो गठियाला के शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी अगर मैं बात करूं गठियाला के शिलालेख की, तो ये जो है इनका उत्कीर्ण कौन था? उत्कीर्ण इनका जो है कृष्णेश्वर था। जब आप इतिहास के प्रमुख स्रोत पढ़ते हो तो वहां पर जो है आप गठियाला के लेखों को विस्तार से वहां पर आप पढ़ते हो। तो इनका जो है उत्कीर्ण का जो है कृष्णेश्वर था, कौन था? मतलब इसको जो है खोद कर लिखने वाला कृष्णेश्वर था। और इस जो हमारे गठियाला का जो शिलालेख है, इनका जो लेखक था वो हमारा मग नाम का जो लेखक था, इसका मग नाम का लेखक था। और इसको जो उत्कीर्ण करता कौन था इस शिलालेख का? तो कृष्णेश्वर जो है इसका उत्कीर्ण करता था। और इस गठियाला शिलालेख की अगर मैं बात करूं तो ये हमें 2 भाषा में देखने को मिलता है। एक तो जो है महाराष्ट्री भाषा, इसका लेख है महाराष्ट्री भाषा का, और दूसरा हमारा जो है संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जो हरिश्चंद्र वाली जो कहानी है, जो कथा है, एक तरीके से बात करूं, जो बात है हरिश्चंद्र वाली कि भाई हरिश्चंद्र इनका मूल पुरुष था, तो वो हमें गठियाला के शिलालेख से ही प्राप्त होते हैं। और गठियाला के शिलालेख में हमें यह बताया जाता है कि हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण था, और जिसको रोहिलादि भी कहा जाता है। और ये जो है ये वेद और अन्य जो शास्त्र है इनका ये अच्छा ज्ञाता था। उसकी जो 2 पत्नियां थी, तो वो ब्राह्मणी सतराणी, ये वाली जो कहानी है वो हमें इसी गठियाला के शिलालेख से प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये गठियाला का शिलालेख आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जो ककुक के काल में लिखवाया गया था। इसका उत्कीर्ण करता कृष्णेश्वर था, और इसका लेखक कौन था? तो मग यहाँ पर इसका लेखक था। और इसमें हमें जो मग जाति के बारे में भी देखने को मिलता है, जो ओसवालों के आश्रित रहकर के अपना जीवन निर्वाह करते थे, जो साक द्वीपीय ब्राह्मण होते थे, ठीक है। तो मग के बारे में, मग जाति के जो ब्राह्मण है, इनका हमें उल्लेख गठियाला के शिलालेख से ही प्राप्त होता है। और उसके बाद हमें जो हरिश्चंद्र वाली जो कहानी है, जो कि भाई रोहिलादि था, इनका जो 2 पत्नियां थी, ब्राह्मणी सतराणी, इनके जो 4 पुत्र थे, सतराणी जो बद्रा थी उसके 4 पुत्र थे, भोग भट्ट कक रजिल देह। तो ये हमें बात जो है गठियाला के शिलालेख से प्राप्त होती है। तो ये बात इतनी आपको ध्यान रखनी है। और गठियाला के जो 2 शिलालेख हैं, एक तो महाराष्ट्री भाषा में लिखा गया और दूसरा हमारा संस्कृत भाषा में लिखा गया। और इसी जो है शिलालेख से हमें यह भी जानकारी प्राप्त होती है कि भाई ककुक ने जो है अपने सच्चरित्र से अरु, माड़, वल, तमणी, अज, गुजरातरा इनके निवासियों का अनुराग अर्जित किया। तो ये जो है मरु, माड़ तो हम आपको पता है कि जैसलमेर को कहते हैं, और तमणी ये मलानी जो एरिया है उसको हम कहते हैं, अज यहाँ पर मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो इस प्रकार जो है इन एरियो के नाम आते हैं। तो यहाँ के जो निवासी थे इनका अनुराग अर्जित किया था ककुक ने, और इसके द्वारा गठियाला और मंडोर में जो है जय स्तंभ, विजय स्तंभ भी इसके द्वारा स्थापित किए गए ककुक के द्वारा, ठीक है। तो जय स्तंभ भी जो है इसके द्वारा स्थापित किया गया था। आगे हम बात करें तो इंदा प्रतिहार वाली बात आ जाती है कि भाई मंडोर का जो गढ़ है वो इंदा प्रतिहारो, यहाँ पर इंदा का नहीं होगा, इंदा प्रतिहारों ने जो है राव विरमदेव के जो पुत्र राठौड़ चूड़ा को 1395 ईस्वी में दहेज में दे दिया था। और इस घटना के साथ मंडोर के प्रतिहार के राजनीतिक विस्तार के इतिहास समाप्त हो गया, और मंडोर शाखा के जो प्रत्यार अपने क्षेत्र में लंबे समय तक स्वतंत्र रहे थे। आगे हम जो है नागपट प्रथम के बारे में, यानी जो भीनमाल शाखा है उसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और विस्तार से यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जिसको हम एक तरीके से बात करें संक्षिप्त तो हम कहते हैं जालोर, उज्जैन और कन्नौज, यानी सभी को मिला करके, क्योंकि इनकी राजधानी जो है जालोर में रही है, उसके बाद उज्जैन में भी रही है। जालोर में जो भीनमाल वाला एरिया है वो उनकी राजधानी रही थी, और उज्जैन और फिर कन्नौज इनकी जो राजधानी रही थी। तो इस प्रकार हम इनको सम्मिलित रूप से कहते हैं जालोर, उज्जैन और कन्नौज के गुर्जर प्रत्यार। वो हम जो है अगली क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास की PDF आपको अपलोड कर दी जाएगी आज ही, तो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाना, आपको PDF दे दी जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।